गुड मॉर्निंग गाइस और आपके क्रिक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 13 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है। हाल ही में पंजाब ने किसे राज्य का कोविड वैक्सीनेशन एम्बेसडर बनाया है? तो आंसर होगा सोनू सूद को। तो अभी सोनू सूद को पंजाब के कोरोना वायरस विरोधी टीकाकरण कार्यक्रम के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अच्छा, पंजाब और सोनू सूद से आपको कुछ याद आता होगा। कुछ समय पहले इलेक्शन कमीशन ने सोनू सूद को पंजाब का स्टेट आइकॉन बनाया था और सोनू सूद की ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? आई एम नो मसीहा। अभी सोनू सूद एसर इंडिया के भी ब्रांड एम्बेसडर बने थे। उसके अलावा यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने सोनू सूद को SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित भी किया था। बाकी विराट कोहली अभी ये वीवो के ब्रांड एम्बेसडर बने, राणा दुग्गुवती सीएट टायर्स के ब्रांड एम्बेसडर बने और सचिन तेंदुलकर पेटीएम फर्स्ट गेम्स के ब्रांड एम्बेसडर बने थे। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में किस बैंक ने रिवॉर्ड्स 123 बचत खाता का लॉन्च किया? तो आंसर होगा एयरटेल पेमेंट बैंक ने। तो अभी एयरटेल पेमेंट बैंक ने अपना नया रिवॉर्ड्स 123 सेविंग अकाउंट को लॉन्च किया है, जो ग्राहकों को भत्ता और पुरस्कार प्रदान करता है। इसमें जो उपयोग करता है यानी कि जो यूज़र्स हैं उनको 960 रुपये तक की वार्षिक आय के साथ कई लाभ मिलेंगे, जैसे कि कैशबैक वगैरह। तो ये जो रिवॉर्ड्स 123 बचत खाता है किसने लॉन्च किया? एयरटेल पेमेंट बैंक ने। उसके अलावा अभी उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने ऑफलाइन कारोबार को डिजिटल बनाने के लिए एन स्टोर के साथ समझौता किया था। और अभी एक्सिस बैंक ने वियर एन पे कॉन्टैक्टलेस पेमेंट वियरेबल डिवाइस को लॉन्च किया था। एयरटेल पेमेंट बैंक की बात करेंगे, स्थापना 2017 में हुई थी और इसके MD CEO अनुव्रत विश्वास है। और अभी पेमेंट बैंक से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न हम लोगों ने पढ़ा था कि कोई भी एक यूज़र पेमेंट बैंक में कितना अमाउंट डिपॉजिट कर सकता है। पहले ये लिमिट 1 लाख रुपए थी, अब उसे बढ़ा करके 2 लाख रुपए कर दिया गया। तो ये भी याद रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में यूनाइटेड अरब अमीरात में किस भारतीय बिजनेस टाइकून को शीर्ष नागरिक सम्मान मिला? तो आंसर होगा MA यूसुफ अली को। तो अबू धाबी के क्राउन प्रिंस जो हैं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, उन्होंने भारतीय मूल के व्यवसायी हैं MA यूसुफ अली। इनको उनके महान और धर्मार्थ योगदान के लिए अबू धाबी के शीर्ष नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो अबू धाबी के व्यापार, उद्योग और विभिन्न परोपकारी पहलों में सहयोग के लिए उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए केरल में जन्मे श्री यूसुफ अली को प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया गया। ये अबू धाबी की जो लुलु ग्रुप है उसके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं MA यूसुफ अली, इनका नाम है। तो ये नाम ध्यान रखना। बाकी दिग्विजय सिंह झाला भारत के पहले पर्यावरण मंत्री थे ये, जिनका भी निधन हो चुका है। सुशील चंद्रा ये भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे। और चंद्रा नायडू ये देश की पहली महिला क्रिकेट कमेंटेटर थी, जिनका भी अभी निधन हो गया। अब यहाँ पे बात है यूनाइटेड अरब अमीरात की, तो ये रहा मैप में UAE। देखो इसकी कैपिटल अबू धाबी है। अबू धाबी में आपको इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर मिलेगा। करेंसी इसकी दिरहम है। प्रेसिडेंट शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान हो गए। और कल ही हम लोगों ने पढ़ा है कि यूनाइटेड अरब अमीरात ने पहली बार एक महिला को अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुना है। उनका नाम है नूरा अल मातुसी। और अभी यूनाइटेड अरब अमीरात की वायुसेना ने जो एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 2021 का आयोजन किया था, उसमें भारत ने पहली बार हिस्सा लिया। मार्च में हुआ था ये। और यूनाइटेड अरब अमीरात में भारतीय राजदूत का नाम है पवन कुमार। और UAE में अरब क्षेत्र का पहला परमाणु रिएक्टर शुरू हुआ है, जिसका नाम है बराका न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, लैंगिक समानता की स्वीकृति के रूप में किस देश ने एयरमैन शब्द को एविएटर्स शब्द से रिप्लेस किया है? तो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया के वायुसेना प्रमुख के अनुसार ऑस्ट्रेलियाई वायुसेना के कर्मियों को एयरमैन के बजाय अब एविएटर के रूप में जाना जाएगा। तो रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयर फोर्स में 15,000 कर्मियों में से 20% से ज़्यादा महिलाएं हैं। और इसका उद्देश्य है 2023 तक 25% महिलाओं को शामिल करना उसमें। अब बात यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की है, तो ये रहा मैप में ऑस्ट्रेलिया। देखो उसकी कैपिटल कैनबेरा है, करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर और प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन है। अच्छा याद रखना, अभी ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम ने किसी भी प्रारूप में लगातार सबसे ज़्यादा जीत रिकॉर्ड दर्ज की है। और ऐसा किया है अभी 24 वनडे लगातार जीत करके। अभी विश्व का पहला प्लेटिपस अभयारण्य शुरू हुआ है ऑस्ट्रेलिया में। और ऑस्ट्रेलिया में भारतीय उच्चायुक्त हाई कमिश्नर बने थे मनप्रीत वोहरा।
और क्लेयर पोलोसाक का नाम याद रखना, ये ऑस्ट्रेलिया से हैं और ये भी न्यूज़ में थी क्योंकि पुरुषों के टेस्ट मैच में 4th एम्पायरिंग करने वाली पहली महिला अधिकारी जो बनी थी ये। और इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया ने अपने राष्ट्रगान में एक शब्द को भी अभी बदल दिया था। इनके राष्ट्रगान में एक लाइन है, फॉर वी आर यंग एंड फ्री, तो यहाँ पे यंग को बदल दिया गया वन से और लाइन क्या बन गई, फॉर वी आर वन एंड फ्री। और ये प्रश्न कई बार एग्जाम में आता है, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है, तो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया में, तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर अगला प्रश्न है, अभी विश्व पार्किंसन दिवस ये कब मनाया गया, तो आंसर होगा 11 अप्रैल को। पार्किंसन ये मस्तिष्क की एक बीमारी है जिसके होने पर व्यक्ति की चलने फिरने की गति धीमी पड़ जाती है, मांसपेशियां सख्त हो जाती है और शरीर में कंपन की समस्या पैदा हो जाती है। और ये बीमारी तब होती है जब मस्तिष्क के एक क्षेत्र में तंत्रिका कोशिकाएं या न्यूरॉन्स ये नष्ट होने लगते हैं। तो इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है पार्किंसन बीमारी के बारे में लोगों को जागरूक करना। और पूरे अप्रैल के महीने को पार्किंसन जागरूकता माह के रूप में भी मनाया जाता है। और इस बार इसकी थीम क्या रही, मूविंग फॉरवर्ड थ्रू स्ट्रेंथ। अब इम्पॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, तो अप्रैल में जो भी इम्पोर्टेंट डे हमने मनाए हैं एक बार मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। 1 अप्रैल को हम लोगों ने उत्कल दिवस के रूप में मनाया, 2 अप्रैल को ऑटिज्म अवेयरनेस डे मनाया और 2 अप्रैल को ही इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस मनाया। फिर 4 अप्रैल को इंटरनेशनल माइंस अवेयरनेस डे मनाया यानी कि अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस। 5 अप्रैल को नेशनल मैरीटाइम डे राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया और 5 अप्रैल को इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्साइंस अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस मनाया। फिर 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में मनाया, 10 अप्रैल को वर्ल्ड होम्योपैथी डे मनाया और अभी 11 अप्रैल को विश्व पार्किंसन दिवस के रूप में मनाया। और हाँ गाइज, यही मैं आपको बता दूं कि मार्च मंथ के जितने भी आपके इंपॉर्टेंट डेज रहे हैं उनका क्विक रिवीजन करवाने के लिए एक छोटा सा ऑडियो मैंने तैयार कर दिया है, इंपॉर्टेंट डेज विद थीम्स। तो वो ऑडियो आप जरूर सुनिएगा, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ऑडियो रिवीजन करके। वैसे डेली करंट अफेयर्स तो आप पढ़ते हो तो सारे डेज आपको याद हो गए होंगे, लेकिन एक बार वो ऑडियो आप सुन लोगे तो सारे डेज एक साथ आप रिवाइज कर पाओगे और एक आध बार उस ऑडियो को आप सुन लोगे तो सारे डेज आपको कंठस्थ याद हो जाएंगे। तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ऑडियो रिवीजन करके। अभी हम बढ़ते आगे। फिर अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में किसने भारत में अपनी तरह की पहली ऑनलाइन विवाद समाधान यानी कि ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन हैंडबुक को लॉन्च किया, तो आंसर होगा नीति आयोग ने। तो इस नई हैंडबुक को आगामी और ओमिडयार्ड नेटवर्क इंडिया के सहयोग से लॉन्च किया गया सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने। तो ये अदालतों के बाहर विवादों को समाधान देगा। ये विशेष रूप से छोटे और मध्यम मूल्य के मामलों के लिए है ये। अब नीति आयोग ने इसको लॉन्च किया तो इसके बारे में जान लो। देखो, नीति आयोग को योजना आयोग की जगह लाया गया था 2015 में। नीति का मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री जो कि वर्तमान में है नरेंद्र मोदी। उपाध्यक्ष राजीव कुमार है। ये कई बार एग्जाम में आ चुका है और कई बार ये प्रश्न भी आ चुका है कि इसके CEO कौन है? अमिताभ कांत है। अभी नीति आयोग के द्वारा शुरू किए गए एम प्राइम कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? विज्ञान आधारित स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना। और नीति आयोग कुछ इंडेक्सेस भी जारी करता है, जैसे इसने वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स को रिलीज़ किया था जिसमें टॉप पे रहा था गुजरात, हेल्थ इंडेक्स जारी किया था जिसमें टॉप पे रहा था केरल, और स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स को जारी किया था जिसमें टॉप पे रहा था केरल। उसके अलावा निर्यात तैयारी सूचकांक एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2020 को जारी किया जिसमें टॉप पे रहा था गुजरात। नवाचार सूचकांक इनोवेशन इंडेक्स जिसमें मेजर स्टेट्स की कैटेगरी में टॉप पे रहा था कर्नाटक। उत्तर पूर्व और पहाड़ी राज्यों की कैटेगरी में हिमाचल प्रदेश टॉप पे रहा था और यूनियन टेरिटरीज में दिल्ली टॉप पे रहा था। तो ये भी आप ध्यान रखिए। बढ़ते आगे। फिर अभी हाल ही में किसके 71वें स्थापना दिवस पर संस्कृत लर्निंग एप्लीकेशन जिसका नाम है लिटिल गुरुज को लॉन्च किया गया, तो आंसर होगा ICCR यानी कि इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद। और ये जो लिटिल गुरु एप्लीकेशन है ना, ये दुनिया का पहला गेमिफाइड संस्कृत लर्निंग एप्लीकेशन है। तो अभी भारतीय उच्चायोग के इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र ने बांग्लादेश में ये संस्कृत लर्निंग एप्लीकेशन लिटिल गुरु को लॉन्च किया है। तो ये संस्कृत लर्निंग एप्लीकेशन जो लिटिल गुरु है ये एक इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है जिसके जरिए संस्कृत भाषा को आसान, मनोरंजक और बेहद मज़ेदार अंदाज में सीखा जा सकेगा।
देखो ICCR की बात करेंगे, इसके संस्थापक थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो कि स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, और इसके प्रेसिडेंट विनय सहस्त्रबुद्धे हैं और डायरेक्टर जनरल दिनेश पटनायक हैं। बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में लद्दाख ने किस वर्ष तक सभी ग्रामीण परिवारों को नल से जल कनेक्शन प्रदान करने का लक्ष्य रखा है? तो आंसर होगा 2022 तक। तो 2022 तक लद्दाख ने सभी ग्रामीण परिवारों को नल से जल कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा है। वैसे केंद्र सरकार का लक्ष्य क्या है? 2024 तक है देश के हर घर में नल से जल कनेक्शन पहुंचाने का। अब बात लद्दाख की है, तो ये रहा मैप में लद्दाख। देखो लद्दाख की 2 कैपिटल आपको मिलेगी, विंटर कैपिटल कारगिल है, समर कैपिटल लेह है, और इसके पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर है राधा कृष्ण माथुर। अभी खेलो इंडिया जास्कर विंटर स्पोर्ट्स और यूथ फेस्टिवल 2021 ये शुरू हुआ था लद्दाख में, और पहली बार आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल आयोजित हुआ था लेह के नुब्रा घाटी में, और खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट ये लद्दाख के कारगिल में शुरू हुआ था। और लद्दाख की एक झील आपको याद है, तसोकर झील, ये भारत की 42वीं 42 नंबर के रामसर साइट बनी है। और जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने? पंकज मित्तल। उसके अलावा भारत का सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ये लेह में बना है, 3500 मीटर की ऊंचाई पर। बढ़ते हैं आगे। फिर अभी किस देश ने अलीबाबा पर $3.25 अरब का जुर्माना लगाया है? तो आंसर होगा चाइना ने। तो अभी चीनी सरकार ने दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन खुदरा व्यापार कंपनी अलीबाबा पर $3.25 अरब का जुर्माना लगा दिया, और उसका आरोप है कि इस कंपनी ने कई वर्षों तक बाजार में अपनी मजबूत स्थिति का दुरुपयोग करते हुए कुछ विक्रेताओं को अन्य प्लेटफॉर्म पर जाने से रोका है। और ये जुर्माना 2019 में कंपनी की कमाई का 4% है। और कंपनी के जो मालिक हैं जैकमा, ये चीन के सबसे सफल उद्यमियों में से एक है। अब यहाँ पे बात चाइना की है, तो ये रहा मैप में चाइना। देखो चाइना की कैपिटल बीजिंग है। बीजिंग में आपको शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर मिल जाएगा, और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का हेडक्वार्टर आपको ये भी बीजिंग में ही मिलेगा। करेंसी रेनमिनबी है, प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। अभी मिलिट्री डायरेक्ट इंडेक्स आया था, उसमें बताया था कि चाइना के पास दुनिया की सबसे ताकतवर सेना है। उसके अलावा 2020 में भारत का शीर्ष व्यापार भागीदार देश रहा था चाइना। और अभी एक डेटा भी आया था, उसमें बताया था कि 2020 में यूरोपियन यूनियन का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार रहा था चाइना। सेकंड नंबर पे यूएसए, थर्ड नंबर पे ब्रिटेन था। और अभी अंकटाड की जो रिपोर्ट आई थी, अंकटाड का हेडक्वार्टर मिलेगा जेनेवा स्विट्जरलैंड में, उसमें बताया था कि एफडीआई का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता था 2020 में चाइना, और 2023 में 18वें एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन एशिया कप ये होंगे चाइना में ही। उसके अलावा अभी सेंटर ऑफ इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिसर्च रिपोर्ट आई थी, उसमें बताया था कि 2028 तक चाइना यूएसए को पछाड़ करके सबसे बड़ी इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था बन जाएगा, और भारत 2025 तक 5वां और 2030 तक तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। अभी विश्व का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण किया था चाइना ने, जिसका नाम है फास्ट। फास्ट मतलब होता है 500 मीटर अपर्चर स्फेरिकल टेलीस्कोप, तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में विश्व मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट ये कब मनाया गया? आंसर होगा 12 अप्रैल को। तो हर साल मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये 12 अप्रैल को ही मनाया जाता है, और ये दिन 1961 में यूरी गागरिन की ऐतिहासिक अंतरिक्ष यात्रा की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किस महान कवि की तपस्थली का नाम महमूदपुर से बदलकर परासोली किया गया? तो आंसर होगा सूरदास। तो अभी उत्तर प्रदेश की सरकार ने गोवर्धन तहसील के निकट महाकवि सूरदास की तपस्थली महमूदपुरम गांव का नाम बदलकर परसोली कर दिया है। अब ये किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने, तो ये रहा मैप में उत्तर प्रदेश। देखो उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ है, और लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? तो गोमती नदी के किनारे। इसके मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, जो कि मध्य प्रदेश की भी है। यहाँ के चीफ जस्टिस है गोविंद माथुर। बाकी अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने अनूठी उपहार योजना शुरू की थी, और सस्ती किराया आवास योजना यानी कि अफोर्डेबल रेंटल हाउस एंड कॉम्प्लेक्स स्कीम को शुरू किया था। याद रखना, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में केला महोत्सव मनाया गया। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर में काला नमक चावल महोत्सव मनाया गया। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में गुड़ महोत्सव या फिर जेगिरी महोत्सव मनाया गया।
और उत्तर प्रदेश के झांसी में पहली बार स्ट्रॉबेरी महोत्सव भी मनाया गया था। अभी उत्तर प्रदेश ने भारत का पहला एफपीओ पोर्टल लॉन्च किया था। एफपीओ मतलब हो गया फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। अभी उत्तर प्रदेश ने आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना शुरू की थी। और उत्तर प्रदेश सरकार ने लैंड होल्डिंग्स की पहचान करने के लिए 16 अंकों का यूनिकोड भी जारी किया था। जनता दर्शन मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। युवाओं के लिए उद्यम सारथी एप्लीकेशन लॉन्च किया था। अभ्युदय योजना शुरू की थी। प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना शुरू की थी। शादी अनुदान योजना शुरू की थी। और यहाँ पे जेवर ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा है जिसका नाम बदलकर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया गया। और मैंने आपको बताया था उसके लोगो में जो बर्ड है वो सारस क्रेन है। सारस क्रेन ये उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। यहाँ का राजकीय पशु बारहसिंगा है। राजकीय फूल पलाश है और राजकीय वृक्ष है अशोक का वृक्ष। और यहाँ पे जो अयोध्या हवाई अड्डा है जिसका नाम बदलकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा कर दिया गया। और अभी कुशीनगर एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा मिल गया। और हमने पढ़ा था कि 2023 तक सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपको मिलेंगे उत्तर प्रदेश में। कितने होंगे टोटल? 5 होंगे। अभी वर्तमान में 3 है, 2023 तक 2 और बन जाएंगे। उसके अलावा भारत का पहला मेगा चमड़ा उद्योग पार्क ये कानपुर में बनेगा। कानपुर जिसको लेदर सिटी बोलते हैं। अभी यहीं पे ही विरासत अभियान भी शुरू हुआ था। और पिलीभित टाइगर रिजर्व आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश में, जिसने बाघों की आबादी को दोगुना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था। तो इतने पॉइंट्स आप यहाँ से याद रखें, बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, आईपीएल 2021 में कप्तान के तौर पर पहले मैच में शतक बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए? तो आंसर होगा संजू सैमसन। और ये किसके कप्तान बने हैं? राजस्थान रॉयल्स के। तो राजस्थान रॉयल के संजू सैमसन ये आईपीएल 2021 में कप्तान के तौर पर अपने पहले मैच में शतक बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। और 2021 का जो ये आईपीएल है ये इसका कौन सा संस्करण है? 14वां संस्करण है जो कि भारत में हो रहा है। और अभी आईपीएल से एक प्रश्न हमने पढ़ा था एक आध दिन पहले कि 100 मैच जीतने वाली तीसरी टीम कौन सी बन गई है? कोलकाता नाइट राइडर्स। तो बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे प्रश्न पूछा था वर्ल्ड होम्योपैथी डे ये कब मनाया जाता है? आंसर होगा 10 अप्रैल को। और इसकी थीम थी होम्योपैथी रोड मैप फॉर इंटीग्रेटिव मेडिसिन। और डे से फिर से आपको याद दिला दूं मार्च के सभी इंपॉर्टेंट डेज का एक साथ आप क्विक रिवीजन कर सकते हो। उसके लिए मैंने ऑडियो तैयार कर दिया। ऑडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ऑडियो रिवीजन करके, तो उसको आप सुनना मत भूलिएगा। और गाइज अगर सेशन अच्छा लगता है तो इसे लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करना।